दर्शकों नमस्कार। हार की आवाज़ हमारे चैनल और एशियन टुडे पर आप सभी का स्वागत है। और ये हमारी लाइव श्रृंखला हमेशा की तरह जारी है और हम भी चलते चलते साल के अंतिम दिन में हैं और कुछ ही घंटों बाद नया साल 2024 कैलेंडर वर्ष हम सबके सामने होगा। आप सभी लाइव जुड़ जाइए और उस लाइव जुड़ने के साथ ही हम हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी इस कार्यक्रम में शामिल कर लेंगे। देखते हैं सबसे पहले कौन कौन जुड़े हैं और उसके बाद आज का इस कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे आपके साथ। पवन चंदेल, बहुत सारी तस्वीरें हमें सामने दिखाई दे रही है। साजिद तुगलक, नमस्कार। नमस्कार जी। हरिओम जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। क्या बात है भाई साहब, आज तो आ गए हैं बिना नोटिफिकेशन के ही। भाई साहब की फोटो दिख गई है हमें और मैं अभी जोड़ लेता हूँ उनको साथ में। एडिंग, जुड़ जाइए भाई साहब। गुड उसके बाद इवनिंग। साहब नमस्ते सभी मित्रों को नमस्ते। आज तो एकदम नए अंदाज में, क्या गले में क्या डाला हुआ है? अरे बस गले में आज सर्दी ने डलवा दिया, डालना ही पड़ेगा अब तो। पूरा ही डाल रजाई डालने वाला था, लेकिन मैंने कहा चलो इससे काम चला लेते हैं। अरे क्या तो बात है। तो चूरू के आप बराबर की बोलोगे सर्दी, फिर तो चूरू सर्दी और ज्यादा लगेगी अभी तो। चूरू के बराबर की तो नहीं है खैर सर्दी। मैंने चूरू की सर्दी झेली हुई है, तो कोई ज्यादा खास महसूस नहीं होता। हम्म। तो भाई लोग आ रहे हैं सब लाइन पे। हाँ, जुड़ रहे हैं साथी, थोड़ा सा और जुड़ जाते हैं उसके बहुत बाद अच्छा, में हम बहुत सभी अच्छा, को बहुत अच्छा। साथ में लेके शामिल करके। और मैं पहले शेयर कर लेता हूँ इसको। 9-10 कमेंट्स भी आ गए हैं, मैं उन कमेंट्स को भी पढ़ देता हूँ। मैंने साथियों शेयर कर दिया पहला। और अब नियमित रूप से जैसे ऋषि सोनी जी हैं, काफी हमारे साथी जो हमें शेयर करते हैं। कुलदीप सोनी राम राम जी कह रहे हैं। दिनेश चौधरी राम राम जी, हैप्पी न्यू ईयर 2024। पवन चंदेल, हरिओम जी सर, नमस्कार जी। सब मित्रों को नमस्ते कर दिया मैंने, जी सारे आ गए, गुड फ्रेंड्स को। इवनिंग। और ऋषि सोनी लिख रहे हैं कि साल जरूर बदल रहा है लेकिन साथ नहीं, स्नेह सदैव बिल्कुल, बनाए रखें। श्री हरिओम जी बहुत और अच्छा। जी, अन्य साथियों को नववर्ष की शुभकामनाएं। आपको भी सभी को शुभकामनाएं। नववर्ष मंगल में हो पवन और सभी चंदेल खूब अपने अपने क्षेत्र में तरक्की करें और संवाद बनाए रखें। यही आपने प्रभु मुझे से अपने मुझे तो आशीर्वाद दिया ही नहीं आपने। बिल्कुल यही यही आशीर्वाद है कि अपना संवाद बना रहे और सब खुशहाल रहे। नए साल में सब तरक्की की नई राह छुएं, नई बुलंदियां छुएं और आपके चैनल को नई ऊंचाइयां मिले। यही शुभकामनाएं हैं सभी मित्रों के लिए। जी, आपका साथ साथ फूलों का। और दर्शकों, बात जो इस वक्त चल रही है वो अभी भी मंत्रिमंडल की चर्चाएं लगातार सबकी जुबान पर है। और मीडिया में सुर्खियां बनी हुई है कि जो दिग्गज मंत्री है उनको किनारे कर दिया गया है, जो दिग्गज बनने वाले थे, मतलब जो पूर्व में कई बार जी मंत्री नहीं है। क्यों भाई साहब? जी हाँ, जी हाँ। अभी देखिए मंत्रिमंडल बन गया है, लेकिन अभी विभागों का आप सबको इंतजार है और कुछ असंतुष्ट खेमे भी सामने आ रहे हैं। जिन जिन को जिलों को प्रतिनिधित्व मिला है और जो छूट गए हैं, जो रह गए हैं, जिनके अभी चर्चा बाकी है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में दूसरी बार विस्तार होगा तो और कुछ नए चेहरे जुड़ेंगे और मंत्रिमंडल का कोटा उसी के साथ पूरा होगा। अभी तो 5 बाकी है। हाँ जी, हाँ जी। 25 का ये मंत्रिमंडल बन चुका है और 5 अभी बाकी हैं। कुछ नाम बता देता हूँ मेरे मित्रों की, फेसबुक मित्रों की। अमानत अली टाई है, वो हमें देख रहे हैं। बसंत कुमार चिजारा, नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका बिसाऊ, वो देख रहे हैं। मनोज जांगिड़ है, वो देख रहे हैं। मनोज जांगिड़ का भी हमारे भाई है, उनका
कमेंट आने वाला है आपके लिए। तैयार हो जाइए आप एकदम, जैसे वो कहते हैं ना कि अ, धनुष पे एकदम प्रत्यंचा पूरी चढ़ा के। और नीतीश ओझा बहुत सर ने अच्छा। लिख रहे हैं आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर एडवांस, और कमल शर्मा भी आपको नए साल की शुभकामनाएं दे रहे हैं। मेरी ओर से भी सभी मित्रों को शुभकामनाएं, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जी, तो बात हम कर रहे थे मंत्रिमंडल में जो राजेंद्र राठौड़ और उनके साथ सतीश पूनिया का नाम भी बहुत जोरों से चला, और इस पर भी अब चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। और जो चूरू के पुराने कांग्रेसी और बीजेपी हैं, जो नेता हैं, जो जयपुर भी रहते हैं, उनमें मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, एक कांग्रेस के दिग्गज नेता का फोन आया था आज मेरे पास। तो वो जी हाँ। पूछ रहे थे कि चूरू की बीजेपी का और चूरू के आगे लोकसभा चुनाव का क्या हाल चाल है, मुझे भी ट्राई करनी चाहिए क्या। मैंने कहा देखिए, मैं आपकी उम्र के सामने बहुत, मेरा अनुभव कम है, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव में आप आते हैं तो आपका स्वागत है। टिकट आपको अगर कांग्रेस पार्टी देती है तो आपको जरूर ठीक बात। आजमाइश करनी चाहिए। देखिए, अभी एक तरह से चुनावी मोड में ही है सरकार। अभी एक करणपुर वाला चुनाव अभी जो शेष है, तो दोनों ही दल अभी उसी में जुटे हुए हैं। एक सीट का इजाफा किसके खाते में जाएगा, ये देखने की बात है। 5 जनवरी को इसका पता लगेगा, और इसके बाद लोकसभा चुनाव की रणनीति बनना शुरू हो जाएगी। हालांकि बीजेपी का तो आप देख ही रहे हैं, लगातार चुनावी मोड पर है पूरे देश भर में, हम्म। चाहे यूपी हो ये या साउथ। जी, विमल जोशी लिख रहे हैं कि जिनका मुख्यमंत्री में नाम चल रहा था, उनको मंत्री तक भी नहीं मिला, मतलब मंत्री पद भी नहीं मिला है। ये एक उनका व्यंग्य सा है। विमल जोशी चूरू से भाजपा के नेता हैं। और साजिद तुगलक लिख रहे हैं कि चूरू जिले की तारानगर सीट से राजेंद्र राठौड़ क्यों चुनाव हार गए, ऐसा क्या हुआ कि जिले की सभी अनारक्षित सीटों पर जाट प्रत्याशी ही भारी पड़े। और दीनदयाल चौहान अभी देख रहे हैं, अशोक सिंह नए साल की शुभकामनाएं दे रहे हैं। और बसंत कुमार चिजारा कह रहे हैं, जय श्री राम भाई जी, आप और आपका कीर्तिमान चारों ओर फैले, लोगों का सहयोग ऐसे ही करते रहे नए साल में। बहुत सुंदर था की आवाज, थैंक यू बसंत। और हमारा टाइम कह रहे हैं, हमारे तो रात को नेट ही कोने चार चक्रे घूम रहे हैं। नेट तो देखा ऐसा है कि डाटा यूज अगर आप कर लेते हैं तो थोड़ा सा रहता ही है। ठीक बात है। अशोक सिंह कह रहे हैं, देखिए एक अच्छी बात अशोक सिंह ने लिखी है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को शायद नुकसान संभावित लग रहा है। नुकसान फायदा देखिए, अब अभी अभी फिलहाल अपन इस चीज का आकलन, अभी बड़ा जल्दबाजी है हम कहना। ले, लेकिन आगे क्या समीकरण बनेंगे, मंत्रिमंडल के गठन को लेकर कौन किसकी नाराजगी सामने आएगी, कहीं प्रतिनिधित्व की बात उठेगी, कहीं और समीकरण बनेंगे। तो लेकिन अब जो 22 मंत्री जो बने हैं भजनलाल मंत्रिमंडल में, विभागों का बंटवारा भी होना है, और इसके बाद खुद नेतृत्व देखेगा, पार्टी देखेगी, शीर्ष नेतृत्व देखेगा कहाँ कहाँ कोई असंतुष्ट जैसी शिकायत रहती है, कहीं और बातें उठती हैं, तो उनका भी निराकरण होगा। लेकिन फिलहाल मुझे लगता नहीं है कि विरोध वाली कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं। छुटपुट चलता रहता है, लेकिन आगे लोकसभा का चुनाव हमारे सामने है, और इसी को मद्देनजर सारे समीकरण तय होने हैं। देखिए, जिस प्रकार से जो राठौड़ साहब हरलाल जी को दिल्ली लेके गए थे अभी 2 दिन पहले, उनकी जी। फोटोज आई थी दोनों के साथ में, तो उससे भी लोग कयास लगा रहे हैं कि अब इसे लोकसभा के लिए उनकी जो लॉबिंग है वो शुरू हो गई है हरलाल जी के लिए। और ये लेकिन कुछ मैसेज है, मैं पढ़ देता हूँ। जी, महिपाल जहांगीर है, की शुभकामनाएं दे रहे हैं जहांगीर ज्वेलर्स की तरफ से। सुबोध मासूम भी हमें नए साल की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं दे रहे हैं। और सबको और साथ में भी मेरी ओर से भी सबको कृष्णाराम जाट शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। कृष्णाराम जाट, दीनदयाल चौहान, मनोज जांगिड़ भी नववर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं। उपेंद्र सिंह है, ये भी हैप्पी न्यू ईयर लिख रहे हैं। और शाहरुख खान कालवासिया है, हमारे एक नए युवा दर्शक जुड़ गए हैं, हैप्पी बहुत न्यू अच्छा है। ईयर। देखिए, साल का आखिरी दिन है और चंद घंटों बाद साल बदल जाएगा। 2024 में हम प्रवेश कर जाएंगे। बीता हुआ वर्ष आप सभी के लिए मैं
जैसा भी रहा हम, लेकिन आगे आने वाले वर्ष 2024 के लिए हम सभी की मंगल कामना करते हैं, सभी की तरक्की की कामना करते हैं और सभी की खुशहाली की कामना करते हैं, चाहे वो क्षेत्र की हो, व्यक्ति की हो, राजनीति की हो। चहुँ और मंगल की कामना करना हमारा एक धर्म है, हमारा एक फर्ज बनता है। हमारे सभी मित्रों का एक संकल्प है कि नए साल में हम एक और नई ऊंचाइयों को छुएं, सबके लिए वेल विशर रहें, सबके शुभकामनाएं ग्रहण करें और सबको शुभकामनाएं दें। कुदरत है, जो हम देते हैं वही हमें लौट के वापस आता है। तो अब साथ ही शुभकामनाएं दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं बदले में। तो शुभकामनाएं का एक माहौल है, था क्या वश पे चल रहा है आज, और आज तो बनता है कल भी हमें नई नई शुभकामनाएं मिलेगी। बात हमारी चल रही थी लोकसभा चुनाव के साथ में, मनोज जांगिड़ है, उनका मैसेज आ गया है। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये लिख रहे हैं कि क्या राहुल कसवा के लिए मुश्किल होगा लोकसभा चुनाव, राजपूत वोट और जाट वोटों के बीच में दरार आई है राजेंद्र राठौड़ की हारने के बाद में, ये उनका कहना है। देखिए, एक पूरा परिदृश्य जो है समाज को देखना होगा पूरे राज्य स्तर पर। दरार आने वाली जैसी बात है कि राजपूत समाज को कहीं प्रतिनिधित्व की जहां बात आती है, तो मैं मानता हूं कि राजपूत समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है राज्य मंत्रिमंडल में। चुनाव तो देखिए सिक्के के दो पहलू जैसी स्थिति है, दो पक्ष लड़ते हैं तो एक हार और जीत उसमें से तय होती है। राठौड़ साहब हार गए, ये पार्टी को भी इस बात का गिला है और उनके समर्थकों को भी है, समाज को भी है। लेकिन अब हमें और इंतजार करना पड़ेगा और आगामी जो रणनीति है पार्टी की और आगे जो समीकरण जो बनने वाले हैं लोकसभा चुनाव में, उन सबको देखकर हमें एक निर्णय लेना होगा, एक नई पारी की शुरुआत करनी होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि ये चुनाव के साथ ही सारी चीजें समाप्त हो गई हैं, अभी बहुत संभावनाएं बाकी हैं और बहुत आशाएं हैं हमको नए वर्ष में नई उपलब्धियों की, नई ऊंचाइयों की, नई पहुंच की। तो ये सब चीजें भविष्य पर निर्भर करेंगी। जी, महिपाल जांगिड़ लिख रहे हैं कि आपकी बातों से प्रेरणा मिलती है, और जो धन्यवाद पार्षद महिपाल पार्षद जी को। पति है जो कि अभी सन्नी भाई ने थोड़ा हमें अपडेट किया है कि जो विमल जोशी है, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता है, वो पार्षद का प्रतिनिधित्व करते हैं, पार्षद जो उनकी पत्नी है। और जी जी एडवोकेट सुशील शर्मा टीडे सर, नमस्कार भाई साहब, लिख रहे हैं हीरालाल मैनसरिया, मैनसर से हमें देख रहे हैं। मैनसर से 3-4 दर्शक हैं हमारे, बीएल सरवाजी है, और ये बहुत अच्छी हीरालाल। बात है। हमारे साथी पूरे अलर्ट हैं और इस कार्यक्रम का इंतजार करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हमें भी कुछ सीखने को मिलता है और उनके सवालों का जवाब देने का एक अवसर वो हमको देते हैं। उसके लिए आप सभी का धन्यवाद, सभी मित्रों का, जितने पवन लगन से धैर्य से सुनने का। पवन सिंह चौहान है, वो लिख रहे हैं कि भाई साहब राजस्थान को एक अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर चाहिए, आपके हिसाब से जो मंत्री बनाए गए हैं उनमें कौन, किस मंत्री को एजुकेशन का डिपार्टमेंट मिल सकता है? देखिए, मैं ये भविष्यवाणी तो नहीं करूंगा अभी, और फिलहाल जो मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के बाद में जो तत्काल बाद जो मीटिंग हुई भाजपा कार्यालय में और उसके बाद जो मंत्रियों ने संपर्क किया नेतृत्व से, अरुण सिंह जी प्रभारी जो भाजपा के हैं वो जयपुर आए हुए थे, मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष। तो मुझे लगता है संभवतः मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन अभी नाम को सामने लाना एक हवाई वाली बात मैं नहीं करना चाहता। बहुत अच्छे चेहरे हैं, नए चेहरे हैं, योग्यता की परीक्षा कार्य क्षेत्र में कर्मभूमि पर आने के बाद होती है। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों का बहुत बेहतर स्तर पर चयन होगा। शिक्षा के महकमे जैसे जिम्मेदारी एक किसी अच्छे नेता को दी जाएगी, ये मेरा मानना है। इसके अलावा जो सारे विभाग महत्वपूर्ण है, गृह भी है, वित्त भी है, जनसंपर्क भी है, चिकित्सा स्वास्थ्य भी है, आबकारी भी है। तो इन सब पर मंथन चल रहा है और बहुत जल्दी मेरे को लगता है कि नए साल में शायद मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा हो जाएगा, और क्या पता रात को हो जाए और सुबह हमको देखने को सुनने को मिल जाए। तो मैं उम्मीद आईएएस करूंगा। सुधांशु पंत है, उनको आज सीएस की जो जिम्मेदारी है वो दे दी गई है, अभी थोड़ी देर पहले ही आदेश जारी हुए हैं हाँ, दिल्ली से। सुधांशु पंत का नाम चल रहा था और दिन में उनको दिल्ली से रिलीव हो गए थे, सूचना ऐसी आ रही थी।
डीजीपी भी नए आ गए हैं, कारगर डीजीपी आपके। पहले गंगानगर में और बहुत जगह एसपी रहे हैं, और अभी डीजीपी का उनको कार्यवाहक का पदभार दे दिया है। अब चीफ सेक्रेटरी की भी बारी है, वो पूरी हो ही गई है। सुधांशु पंत आ गए हैं और आज आखिरी दिन साल का बीत गया है। उषा जी सेवानिवृत्त हो गई हैं। अब ये सब चीजें, और नए साल में और क्या फेरबदल होना है, प्रशासनिक तंत्र में होना है, पुलिस तंत्र में होना है, ये सब चीजें अब आगामी चुनाव के मद्देनजर डिपेंड करेंगी। चुनाव आयोग के कुछ ऐसी नियम है, उनके अनुसार कितने दिनों से पहले अखिल भारतीय स्तर के अधिकारियों का, अखिल भारतीय पुलिस अधिकारियों का किस तरह से तबादला हो सकता है, या उस अवधि के बाद अगर सरकार करती है तो राज्य सरकार को चुनाव आयोग की अनुमति से इन तबादलों करना होगा। लेकिन मुझे लगता है इससे पहले ही सरकार ये सारी अधिकारियों को सूचीबद्ध कर अपने हिसाब से तबादले करेंगी। जनवरी की फर्स्ट वीक में आ जाएगी भाई साहब नए कलेक्टर एसपी की लिस्ट। हाँ बिल्कुल, आना भी चाहिए सब अपने सरकारी जो तंत्र बदल गया तो तंत्र के हिसाब से उसका जो एक संगठन है वो भी बनना चाहिए। और आप देख ही रहे हैं लगातार, एक बात और कहना चाह रहा हूँ, आप देख ही रहे हैं लगातार कार्रवाई हो रही है गैंगस्टरों पर हो रही है। जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स जो बनाई है वो पूरी गति से अपना काम कर रही है। लगभग 10,000 बदमाशों को, गैंगस्टरों को अब तक अंदर किया जा चुका है, सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। तो मैं इसे एक अच्छी शुरुआत मानता हूँ कि महिला सुरक्षा पे सरकार सर्वाधिक ध्यान दे रही है, सामाजिक सुरक्षा पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और बदमाशों की धरपकड़ निरंतर चल रही है। दिनेश मेमन जैसे अधिकारी और अन्य अधिकारी जिनको ये जिम्मा दिया गया है वो बिल्कुल तत्परता से इस काम को कर रहे हैं और सरकार के मंसूबों पे बिल्कुल सफल होते दिख रहे हैं। हीरालाल मेंसरिया सैनी लिख रहे हैं कि राहुल कुशवाहा बहुत ही मजबूत नेता है, उनकी छवि और भी अब ज्यादा निखर के आएगी, ये इनका मत है। और साजिद तुगलक लिख रहे हैं चूरू से, मंत्रिमंडल का विस्तार तो होना ही है, पर महत्वपूर्ण ये है कि ये मंत्रिमंडल जनता के कल्याण के लिए कितने खरे उतरते हैं। नहीं तो मंत्रिमंडल तो पिछली सरकार में भी था, उनकी तरह जनता को 5 साल तक बेवकूफ नहीं बनाए तब तो कोई बात है। और नहीं देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, मैं इनके कमेंट को बिल्कुल अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। एक सरकार वही सही होती जो जनता के उम्मीदों पर खरी उतरे। पिछली सरकार के बारे में इन्होंने जो टिप्पणी की है मैं उस पर बहुत सहमत हूँ कि जनता पर जिस तरह से ज्यादतियां हुई, चाहे वो धार्मिक गतिविधियों को लेकर हुई हो या आपराधिक गतिविधियों को लेकर हुई हो, कि जनता ने बहुत झेला है। महिला सुरक्षा के बहुत बड़े बड़े मामले सामने आए, बहुत बड़े ज्यादतियां हुई, गैंग रेप के मामले सामने आए, और अपराध में राजस्थान का आंकड़ा सर्वाधिक रहा। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री इस बात को नकारते रहे कि हमने ये ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, थानों में एफआईआर की छूट दी तो इसलिए मामले बढ़े। लेकिन जो चीजें हकीकत में थी वो सबके सामने है, जनता इस चीज को जानती है, जनता ने भुगता है, देखा है। लेकिन अब नई सरकार से अपेक्षा है कि इन चीजों पर सख्ती से नियंत्रण हो और जनता को एक जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का पता चले। और निश्चित रूप से पिछली सरकार से सबक लेना ही चाहिए, अन्यथा तो फिर जनता जनता ही है, जनता जनार्दन है, ये पब्लिक है, सब जानती है। आपको आने वाले समय में फिर आपको आईना दिखा भी देगी। जी, ये तारानगर राजपुरा से विपुल राजपुरोहित है, नववर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं। संजय स्वामी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और रामजी सैनी चूरू झुंझुनू सीकर खाली बता रहे हैं। और दिनेश एमएन सर जैसा कोई नहीं है, ये नितेश ओझा सन्नी लिख रहे हैं। बीएल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, देख रहे हैं हमें। और ये नवरंग लाल शर्मा, ये चूरू एफएम की वॉइस और डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं, आजकल तो सब जगह ही है एफएम रेडियो, आप कहीं भी सुन सकती हैं देश और दुनिया में। चूरू एफएम को आप सीधे, एक मोबाइल एप्लीकेशन है न्यूज ऑन एआईआर, उसके माध्यम से आप चूरू रेडियो को अब शेखावाटी में नहीं बल्कि 7 समुद्र पार भी सुन सकते हैं। और नरेंद्र चौहान जय हिंद लिख रहे हैं। कमलेश कुमार सीगड़ है बिसाऊ से, वो जुड़ गए हैं हमारे साथ। सुनील रंजन टकनेत चूरू से पहली बार जुड़े हैं, भाजपा कार्यकर्ता हैं, प्रिंटिंग प्रेस भी चलाते हैं। बहुत नरेंद्र चौहान देख ही रहे हैं हमें। और कमलेश कुमार राम राम भाई साहब लिख रहे हैं। महिपाल जांगीर का सवाल है कि सर मेरा सवाल है, जनता को फ्री का देने से जनता को
क्या विकलांग करना सही है क्या? मतलब इनका कहना है कि फ्री की सुविधाएं हैं वो जनता को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बहुत अच्छा, प्रभावित करती है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ये फ्री वाली जो बात है बहुत चर्चित हुई और आखिरी कार्यकाल में पिछली सरकार में ये फ्री वाला जो रेडियो बांटने का जो इसको नाम दिया गया, ये बहुत चर्चा में रहा। लेकिन मेरा मानना है कि समाज में या जनता में एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए, उसको कर्म के और अग्र वो भूमिका को बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। लेकिन फ्री का जहाँ तक सवाल है, ये इस तरह का नहीं होना चाहिए। लोगों को नकारा बनाने की एक प्रवृत्ति जो विकसित होती है, उस पर तो हमको सहना ही चाहिए। फ्री आप करिए, जरूरतमंद को आप फ्री भी करिए, उनको एक जरूरत के हिसाब से आप सहयोग दीजिए, सहूलियत दीजिए। लेकिन चुनाव के इरादे से, खाली वोट एकत्र करने के इरादे से फ्री की जो एक कल्चर चल पड़ी है, वो एकदम मैं उसको गलत मानता हूँ। एक विकास में बाधक है, एक आर्थिक दृष्टि से भी उसको सही नहीं कहा जा सकता। अगर आप फ्री में सारी चीजें उपलब्ध करा देंगे तो कोई काम करना ही नहीं चाहेगा, और इसका देश और प्रदेश के विकास पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा। नई पीढ़ी को इसके एक बुरे अंजाम भुगतने होंगे, और सारा कुछ जो विकास का पहिया है वो एक थम सा जाएगा। इसलिए फ्री का एक लिमिटेशन होनी चाहिए, जहाँ बहुत ही आवश्यक हो, जरूरी हो, सरकार की ओर से मदद होनी चाहिए। लेकिन फ्री वाली जो बात है, जो फ्री का जो ये फार्मूला है, ये सब जगह लागू नहीं होना चाहिए। जी, ये कृष्णाराम जाट है, ये लिख रहे हैं कि थार की आवाज चैनल से जुड़े सभी दर्शक, थार की आवाज टीम, परिवार सभी को, दोस्तों, बहनों, भाइयों को कृष्णाराम जाट बाजिया जोगणिया विधाता रतनगढ़ चूरू की ओर से नववर्ष की शुभकामनाएं। देखिए, वैसे तो बहुत अच्छी नववर्ष की बात। एक दूसरे को देना बहुत अच्छा लगता है और हम सभी के मैसेज पढ़ भी रहे हैं। महिपाल जहांगीर जी को आपका जवाब पसंद आया है, वो आपको थैंक्स करें। और ये विपुल राजपुरोहित कह रहे हैं कि कंपटीशन एग्जाम के अभ्यर्थी होने के नाते उनका एक सवाल है कि वो चाहते हैं कि वैकेंसी का जो पेपर है वो आउट ना हो। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है। पेपर तो वो कह आउट रहे हैं कि होना भी जो ही नहीं। पेपर लीक पे बीजेपी सरकार काफी केंद्रित रही है और बीजेपी की जो चुनाव का कैंपेन का मुख्य मुद्दा भी रहा है। तो अब चूंकि सरकार आ गई है बीजेपी की, तो अब जो भर्तियां होनी है उनमें अगर पेपर लीक ना हो तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल उसकी तैयारी सरकार ने की है, और सरकार ने पहले दिन से ही इस बात पर काम करना शुरू कर दिया है। एसआईटी का गठन किया है, और जिस जो टीम जो बनाई है वो अपना काम कर रही है। जो बड़े जो आरोपी रह गए हैं पेपर लीक के, जो बड़े जो वो हैं गुनाहगार हैं, उनको पकड़ने के लिए, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और मुझे लगता है बहुत जल्द कुछ बड़े खुलासे होंगे और सारी चीजें हमारे सामने होंगी, और अभ्यर्थियों को निश्चित रूप से राहत मिलेगी। क्योंकि पिछली सरकार में जिस तरह का लगातार इस पेपर लीक प्रकरण ने जो धूम मचाई, लोगों को बहुत राहत होना पड़ा, बहुत आर्थिक मानसिक कष्ट झेलने पड़े। तो युवा पीढ़ी को जिस तरह से प्रताड़ित होना पड़ा, वो एक बहुत ही गंभीर बात है, और सरकार को इससे वास्तव में सबक लेना चाहिए। इस पर बहुत कड़ाई से काम होना चाहिए। जी, ये एडवोकेट सुशील शर्मा है टीडीएस से, वो कह रहे हैं कि नरेगा मोड चेंज होना चाहिए। नरेगा का जो तरीका ना काम करने का, उसमें कच्चे कार्य का कोई महत्व नहीं होता। मतलब मिट्टी इधर की उधर, इधर की उधर। और बिल्कुल। मतलब वो एक और एक, मैसेज पढ़ देता हूँ। जी जी। पवन सिंह चौहान है, उनका मत है कि जो मेडिकल और एजुकेशन दो ऐसे महकमे हैं जहां रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। आप अपनी राय जरूर दें, ये लिखा है उन्होंने। देखिए, अब ये जो आप कह रहे हैं कि ये सब उससे जुड़ा हुआ मामला है, आरक्षण से जुड़ा हुआ मामला है, मैं इस पर कोई ज्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि ये एक विधायी मामला है, और संवैधानिक दृष्टि से जो तय किया गया है वो बड़े स्तर पर एक सोच का और बड़े स्तर पर एक निर्णय का मसला है। लेकिन हाँ, योग्यता तो का पैमाना जरूर होना चाहिए। और जहाँ तक नरेगा की बात है, नरेगा में वास्तव में ऐसे काम होने चाहिए जो अन्य महकमे नहीं कर पा रहे हैं, या अन्य महकमों को हेल्प करनी है, इस तरह के कार्यों को हाथ में लिए जाना चाहिए, ताकि देश के जी, एक बड़े हिस्से में इंफ्रास्ट्रक्चर, एक आधारभूत ढांचा खड़ा हो, और एक विकास की गति मिले, एक गांव ढाणी तक विकास की एक किरण पहुंचे।
ऐसे कामों को नरेगा में शामिल किया जाना चाहिए। खाली मिट्टी उठाना और इधर उधर एक भ्रष्टाचार को एक बढ़ावा देने वाली जो गतिविधियां हैं, फर्जी मस्टर रोल भरना और जो अन्य तकनीकी गड़बड़ियां होती हैं, उन पर तो वास्तव में अंकुश लगना ही चाहिए। जी। बीएल सर्वा लिख रहे हैं, थार की आवाज परिवार को नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आशा है हम सबका आपसे प्यार इसी तरह बना रहेगा। और विमल जोशी हैं चूरू से, लिख रहे हैं कि स्वास्थ्य के प्रति फ्री का होना जरूरी है। सबसे बड़ी जरूरत तो हॉस्पिटल में इलाज होना, इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है। देखिए, हॉस्पिटल में फ्री मिलना तो काफी बेहतर है। देखिए, वैसे भी बिल्कुल सही लिखा बिल्कुल। है इन्होंने। सबसे एक बड़ी आबादी को स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना पड़ता है। और शहरों को अपन छोड़ दें, गांव की बात करें, गांव ढाणियों की, तो वहाँ स्वास्थ्य सेवाओं के एक बड़े नेटवर्क की जरूरत है। कहीं सब सेंटर है, कहीं पीएससी है, कहीं सीएससी है, लेकिन उसका जो दायरा है वो अभी बहुत सीमित क्षेत्र में है। शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे महकमे हैं जिनकी आवश्यकता और जिनकी पहुंच अभी आने वाले वर्षों में दशकों तक रहेगी। तो सरकार को इस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इस तरह का एक आधारभूत ढांचा डेवलप करना चाहिए कि स्वास्थ्य की दृष्टि से आम आदमी को सीधी मदद मिले और योजनाओं का पूरा लाभ मिले। जी। अशोक सिंह है, हमारे अच्छे फॉलोवर हैं, वो लिख रहे हैं कि मनरेगा को और स्पोर्ट्स में जोड़ते हुए खेल मैदान और खेल स्टेडियम निर्माण में जो नरेगा श्रमिक है उनको लगाया जाए तो क्या सकारात्मक परिणाम नहीं आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी इनका सुझाव है। इस पर वास्तव में जो जागरूक हैं, जिम्मेदार हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। बड़ी अच्छी बात इनने कही है। एक जो अलग से बजट स्वीकृत की जो मांग होती है, मैदानों की जो आए दिन मांग उठती रहती है गांव ढाणियों में, अगर नरेगा के माध्यम से इस तरह के कार्य होंगे, एक रचनात्मक सृजनात्मक कार्य होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। और इससे बड़े वर्ग को फायदा मिलेगा, हमारी नई पीढ़ी को नए स्पोर्ट्समैन तैयार करने में फायदा होगा। हम्म। पवन चंदेल भी एक बात लिख रहे हैं कि जो बीपीएल कार्ड है उसमें कई सालों से नाम नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो ये नई सरकार आई है, क्या बीपीएल कार्ड का फिर से सिलसिला शुरू होगा क्या? क्योंकि जो लोग जुड़े हुए हैं बिल्कुल वही हैं। बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, आज से मान लो 5 साल पहले बीपीएल कार्ड बना दिए, उस दरमियान जितने लोग जुड़े थे उसके बाद भी तो बीपीएल श्रेणी में आए होंगे ना, तो उनको एक उससे आर्थिक उससे गुजरना, परेशानी से गुजरना पड़ा होगा, तो उनको भी वास्तव में बीपीएल की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। और इस कार्य को मेरे हिसाब से प्राथमिकता से सरकार को करना चाहिए। जो लोग उससे बीपीएल से बाहर हो गए, उस लिमिट से बाहर हो गए, उनको अलग कर और नए लोगों को फिर वास्तव में उसका मौका देना चाहिए। मेरा मानना है वैसा कि इसमें फिर से सर्वे हो सकता है कुछ लोग बीपीएल का जो लेवल है उससे ऊपर आ गए हो, एपीएल में आ गए हो, तो फिर से अगर सर्वे करके जो पात्र व्यक्ति है उनको अगर बीपीएल की श्रेणी में रखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है। मैंने भी जवाब में इसी बात को शामिल किया है। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको शामिल करो, और जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठ गए हैं तो उनको सर्वे करके जी। नए लोगों को जोड़ना चाहिए। एस के सैनी जी हमें देख रहे हैं साथ में, और विनोद कुमार तिवाड़ी आपको हरिओम जी प्रणाम कर रहे हैं। और कालूराम मेरसी भी आ गए, थोड़ा लेट आए हैं, वो कह रहे हैं हरिओम जी अंकल को प्रणाम। आज कालूराम जी मेरसी चूरू में एक स्नेह मिलन सबको कार्यक्रम हुआ था, उसमें मिले थे मुझे। नमस्कार। 2-3 दुआ सलाम हुई, लेकिन काफी दिनों से बाद उनसे मिलना हुआ था। यानी और साहब को भी, कालूराम जी को, सब सब मित्रों को, हमारे पूरे पुराने अजीज और अभिन्न मित्र रहे हैं, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं नववर्ष की। जी, कुछ कमेंट्स है वो मैं पढ़ देता हूँ। एडवोकेट सुशील शर्मा लिख रहे हैं कि एनएफएससी जो पोर्टल है वो भी काफी समय से बंद पड़ा है, उसमें मतलब काम नहीं हो रहा है कि जरूरी चीजें हैं वो लोगों की प्रभावित हो रही है। तो ठीक बात है जी। जो पार्षद प्रतिनिधि विमल जोशी भी इस बात में शामिल हो गए हैं कि बीपीएल कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए कई बार सरकार से अवगत करवाया है, लेकिन जिन लोगों के पास बीपीएल कार्ड है उनके परिवार में बेटा भी हुआ है, बहू भी आई है, उनका नाम नहीं जुड़ना उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक बात है, ठीक बात है। वास्तविक जमीनी स्तर पर सर्वे होना चाहिए और जो वास्तविक हकदार हैं उनको बीपीएल की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। ये सर्वा जी एक बात कह रहे हैं कि कार्यक्रम को ज्यादा अच्छा बनाने के लिए कड़वा सुझाव है। आप तैयार हो जाइए, कड़वा सुझाव। देखिए, हम भी एकदम पारदर्शी तरीके से हमारे दर्शकों की जो भी बातें हैं वो पूरा लेते हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा सुझाव है कि सरकारी योजनाओं की समीक्षा करना पीआरओ का काम होता है, तो हम
समीक्षा तो नहीं कर रहे हैं, देखिए हम हमारे तरफ से कहाँ समीक्षा कर रहे हैं। हम तो जो सवाल आ रहे हैं, जो कमेंट्स आ रहे हैं, उन पर बातें कर रहे हैं। ये करेगा अच्छा पत्रकार वही है जो सरकार की आलोचना करे, जनता की आवाज उठाए। अब सरकार तो अभी बनी है, देखिए। बिल्कुल ठीक है, सरकार अस्तित्व में आ गई है और पत्रकार का वास्तव में जो उसका जो नैतिक धर्म है वो यही है, वो जनता की आवाज बने, आलोचना संवाददाता भी, पत्रकार। समालोचना ना भाई साहब, समालोचना शब्द अगर ये इस्तेमाल करते हैं ना सर्वजी, समालोचना भी होनी चाहिए, आलोचना नहीं होनी चाहिए सिर्फ। अगर हाँ, आप गलत है, उस गलत का जिक्र होना। बाकी पत्रकार को जनता के पक्ष में होना चाहिए, जनता का प्रतिनिधि बनकर काम करना चाहिए। आलोचना समालोचना ये दोनों चीजें एक तो समानांतर चलती हैं, लेकिन हमें वास्तविक स्थिति को सामने लाना चाहिए और गलत को गलत कहना चाहिए, सही की भी बात रखनी चाहिए। ये बिल्कुल अच्छा सुझाव है, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। देखिए, जो बातें, जो कमेंट्स आप साथी लिखते हैं, सर्वाजी का बहुत अच्छा लिखने का तरीका है। पूरे कार्यक्रम में एक आध बार लिखते हैं, लेकिन लिखते हैं वो एकदम सॉलिड लिखते हैं। तो हम तो, जो हमारे साथी जो अपनी समस्याएं उठाते हैं या जिन बातों पर चर्चा चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम तक, और जो सरकारी नुमाइंदे हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो वो सब चीजें नोट डाउन होती है। आज मीडिया में कोई भी चीज आना, उसका मतलब उस पे काम होना होता है, इसलिए हम तो सार्थक चर्चा करते हैं सर्वाजी। बाकी आपकी बातें हैं, सिर सर माथे सर आंखों पर, ऐसी कोई बात नहीं है। और प्रमोद अग्रवाल है सीकर से, हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमें देख रहे हैं। ये एक और मैं कमेंट ले लेता हूँ फिर से। देखिए, अब कालूराम जी महर्षि हैं, वो लिख रहे हैं कि क्या आयुष्मान कार्ड में नए लोगों को जोड़ा जाएगा। अब जो कमेंट्स आएंगे उनको पढ़ना तो हमारा बनता है फर्ज। तो ये आयुष्मान कार्ड तो देखिए केंद्र सरकार की योजना है, किस प्रकार से काम करेगी ये तो पीआरओ साहब बताएंगे। लेकिन ठीक फिर भी बात हम हमारी बातें हैं सर्वाजी, ऐसा कुछ नहीं है। हम सरकार के नुमाइंदे नहीं है, सरकार का कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। और आप खुद देख रहे हैं पिछले कई दिनों से हमारे कार्यक्रम को, कहीं भी आपको किसी भी कार्यक्रम में ऐसा कुछ नहीं लगता। अब ये एक अशोक जी का सवाल आ गया, उसके बाद में हम कार्यक्रम का समापन करेंगे, 32 मिनट हो गए हैं। अशोक जी कह रहे हैं कि आप पत्रकार के नाते चूरू की लोकसभा और विधानसभा से क्या डिमांड रहेगी। ये कह रहे हैं कि चूरू और लोकसभा विधानसभा में क्या रहता है। देखिए, ये तो वहाँ के लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं, चूरू के लोग। बाकी चूरू में उस हाँ। आज से एक दशक पहले जब रोडवेज नहीं थी तो ब्रॉडगेज की बात होती थी, मेडिकल कॉलेज नहीं था, मेडिकल कॉलेज की बात होती थी, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती थी, इनलैंड कंटेनर डिपो की बात होती थी, और ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज की बातें होती थी। लेकिन मेरे को लगता है काफ़ी चीज़ें एक अपने पटरी पर आ चुकी हैं और बहुत सारी चीज़ें शेष हैं जिनको अभी अस्तित्व में आ रहा है। चूरू जैसे जिले में पेयजल को मैं एक महत्वपूर्ण वो मानता हूँ, पेयजल का प्रॉपर वो हो, और किसानों को सिंचाई सुविधा का अधिकाधिक लाभ मिले, जो बहुत वर्षों से लंबित है और वो पूरा एक सिस्टम बन नहीं पा रहा है, चाहे उतारा नगर हो, साहवा हो, या चूरू के जिले के अन्य क्षेत्रों के किसानों का हो। सिंचित क्षेत्र का रकबा बढ़ेगा तभी फसलें होंगी, अच्छा उत्पादन होगा, और कृषि उत्पादन जब बढ़ेगा तो एक आर्थिक समृद्धि भी आएगी और राज्य का एक आर्थिक संवर्धन भी होगा। जी, आवाज आवाज नहीं आ रही है आपकी शायद? आ रही ना, आ रही बीच में हाँ, कई बार अब आए। तो अब आज के साल 2023 के हमारे टॉक शो के इस अंतिम कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी साथियों को हमारा अभिवादन और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हरिओम जी भाई साहब, बहुत 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 शुभकामनाएं आप सबको, नववर्ष मंगलमय हो, खुशहाल हो, सब चूरू तरक्की करें और हमारे सभी साथी तरक्की करें। सब एक दूसरे के प्रति एक सद्भावना रखें, प्रेम और प्यार मोहब्बत बनी रहे और हम इसी तरह से निरंतर आप लोगों से जुड़े रहें, मिलते रहें, अपना संवाद कायम रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। तो दर्शकों, ये हरिओम जी के साथ साथ मैं आपका कुंज बिहारी थार की आवाज आपके चैनल के साथ और जुड़ता हूँ हमेशा, और भाई साहब जुड़ते ही हैं, अलग अलग कार्यक्रमों को हम दिखाते रहते हैं, आपके साथ साथ शेयर करते रहते हैं। आप लगातार जुड़ते रहिए, हम साल दर साल दिन प्रतिदिन कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते जाएंगे, उसमें और ज्यादा रोचकता लेके आएंगे। आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार, शुभकामनाएं। वर्ष के सभी को शुभकामनाएं।